जी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है हमारी। और लास्ट क्लास का कोड जो मैंने खैर पुश कर दिया था आई थिंक। तो आप लोगों ने कोड देखा था, प्रैक्टिस वगैरह करी थी? हमजा आपने, महाल आपने? नहीं सर, मैं नहीं कर पाया अभी वो उसको ही लेके बैठा यस था। सर, मैंने की थी। ठीक है भाई, महाल प्रैक्टिस करो वरना भूल जाओगे चीज़ें। तो सर वो क्रट को लेके बैठा हुआ था, उस पे ही क्रट काम में कर रहा तुम्हारा मसला था। हल हुआ नहीं, क्रट का? वो सर बस कर दिया, दोबारा से बनाना स्टार्ट किया तो दोबारा से वो सही हो रहा है। अच्छा अभी सही चल रहा है? जी जी जी। चलो जल्दी से इसको निपटाओ भाई, आज बस ये आज इसको खत्म हो कर लो और जाएगा। इसको प्रैक्टिस करो, फिर ये रिएक्ट आज करते रात में रहेंगे खत्म और। हो जाएगा। ठीक है। आपको आज एक असाइनमेंट में दूंगा मैं इसी से रिलेटेड, इसमें वैसे तो कल देना था लेकिन आज की क्लास में मिल जाएगा, वो स्टेट से रिलेटेड। तो एन पी एम इंस्टॉल हमने कर लिया, ये हो गया। और अब हम यहाँ पर सर्वर स्टार्ट करते हैं अपना एन पी एम रन डेफ। अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने, मैं आपको एक दफ़ा रिकॉल, एक क्विक रिकैप करवा देता हूँ कि हम लोगों ने आई थिंक स्टेट्स पढ़े थे लास्ट क्लास में। पेट्स पड़े थे सर। ठीक है। जी और मैंने आपको बता दिया था भाई किस तरीके से जो है वो हम इनपुट से डेटा गेट करते हैं, डेटा बाइंडिंग क्या होती है। ये सारी बातें हमारी हो गई थी कल, ऐसी है। जी सर। अच्छा, स्टेट इनपुट से वैल्यू गेट करने का ना एक ही तरीका देखा हमने यूज स्टेट के थ्रू। एक और तरीका होता है इनपुट से वैल्यू गेट करने का, वो के उसका होता है कि हम एक दूसरा हुक यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं यूज़ रेफ। अब वो यूज़ रेफ किस तरीके से वर्क करता है? वो इस तरीके से वर्क करता है, आज हम सेकंड हुक पढ़ने जा रहे हैं अपना यूज़ रेफ। अच्छा ये जो है ना बेसिकली यूज़ रेफ, ये जैसे यूज़ स्टेट तो ये कि इनपुट से वैल्यू गेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यूज़ रेफ जो है उसका पर्पज़ ये नहीं होता कि वो इनपुट से वैल्यू गेट करने के लिए यूज़ होता है, वो मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ होता है। आपको याद होगा, आपने जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ पढ़ी होगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, पढ़ी है आप लोगों ने? जी जी सर। तो यस सर। बिल्कुल उसी की तरह ये वर्क करता है रिएक्ट के अंदर। आप किसी भी चीज़ को टारगेट करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ना चाह रहे हैं, किसी एलिमेंट को, तो आप वहाँ पे यूज़ रेफ के थ्रू करेंगे। ये काम किस तरह करते हैं आपको मैं बता देता हूँ। मैं भी यही इनपुट की वैल्यूज़ हैं आपको यूज़ रेफ से गेट करके दिखाता हूँ। जितने भी इनपुट है ना, मैं एक काम करता हूँ इनकी कॉपी निकालता हूँ और ओल्ड पुराने वालों को कमेंट कर देता हूँ मैं। सही है, ये मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया इनको। और ये यूज़ स्टेट है, मैं यहाँ पे एक और हुक, सेकंड हुक पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है यूज़ रेफ। सही है। अब ये यूज़ रेफ बेसिकली क्या काम कर रहा होता है? यहाँ पे मैं आता हूँ और सबसे पहले इसको मैं यहाँ से सबको मैं एम्प्टी कर देता हूँ। ये वैल्यू यहाँ से हटा देता है, क्योंकि अब वैल्यू से हमें काम नहीं है यहाँ पे। और फिलहाल ये ऑन चेंज में यहाँ से मैं हटा देता हूँ अभी। इसको क्लीन कर देता हूँ इनपुट को। सही है भाई, हमारा बढ़िया क्लीन हो गया इनपुट। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले ये यूज़ स्टेट है तो बिल्कुल, क्योंकि हुक, ये भी एक हुक है तो ये भी कंपोनेंट के टॉप लेवल पे जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट, सबसे पहले हमने यहाँ पे इनिशलाइज़ किया यूज़ रेफ को। ठीक है, ये हमारा इनिशलाइज हो गया यहाँ पे। अब यूज़ रेफ क्या करता है बेसिकली, हमारे पास कोई वैल्यू, ये भी हमें एक चीज़ जो है ना वो रिटर्न कर रहा होता है। जैसे मैं यहाँ करता हूँ लेट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ईमेल, इसको मैंने नाम दिया ईमेल रेफ। ठीक है, कहीं भी कोई सवाल हो माइक ऑन करके मुझसे पूछ लिएगा, और या कहीं मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही हो तो माइक ऑन करके बता दीजिएगा। ऐसा ना हो कि मैं क्लास लेता रहूँ और जो है वो आपको आवाज़ ही ना आ रही हो, मुझे पता ही ना लगे। ओके सर। ओके। ये हो गया ईमेल रेफ। और ऐसे कंसोल करते हैं कि इसमें आ क्या रहा है। सही है, मैं यहाँ आया और कंसोल ऑन कर लेता हूँ मैं, दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं। देखें यहाँ पे क्या है, मुझे क्या रिसीव हुआ, एक ऑब्जेक्ट मुझे मिला है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है करंट। ये जो करंट की प्रॉपर्टी है ना, बस इससे ही हमारा काम है। यानी कि ये बेसिकली जो भी चीज़ को मैंने टारगेट किया है ना, जैसे जैसे हमारे पास होता है ई डॉट टारगेट। ई डॉट टारगेट क्या कर रहा होता है, किसी भी हम फंक्शन के ऊपर अगर लिखते हैं ई डॉट टारगेट, इसका मतलब जिस चीज़ के ऊपर वो फंक्शन कॉल हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, रिएक्ट की बात नहीं कर रहा। जावास्क्रिप्ट में हम जब भी लिखते थे किसी भी चीज़ के ऊपर ई डॉट टारगेट, तो ई डॉट टारगेट को अगर आप कभी कंसोल करवाएं ना, तो आपको जिस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आपने फंक्शन कॉल किया होता है वो उसको रेफ़र कर रहा होता है। इज़ इट ट्रू?
यस सर। फिर हम यस डॉट सर। वैल्यू करके उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो बिल्कुल वही है यहाँ पे भी, जो करंट है ना, ये करंट रेफर कर रहा होता है जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपने इस यूज़ रेफ को बनाया है। अब मैं ईमेल के लिए उठाना चाह रहा हूँ वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, ये ईमेल रेफ जो है मेरे पास, ईमेल रेफ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और ईमेल की जो मेरी फील्ड है, ईमेल की फील्ड मेरी कहाँ ये रही, मैं इसको यहाँ पे जैसे हमने वैल्यू प्रॉप करके किया था, अब यूज़ रैफ के केस में हमें पर एक रैफ नाम का प्रॉप मिल रहा होता है। अच्छा, मैं प्रॉप, इसको प्रॉप अभी प्रॉप नहीं पड़े, तो प्रॉप के बजाय इसको हम एट्रीब्यूट कह लेते हैं कि एट्रीब्यूट है सिंपल। जैसे कि यहाँ पर और प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट होता है एचटीएमएल में, तो बिल्कुल ऐसी ही वैल्यू का एक एट्रीब्यूट है, आईडी का एट्रीब्यूट है, इस तरह ये भी एट्रीब्यूट है। अब रैफ का एक एट्रीब्यूट दे के हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे जो भी हमने यहाँ से जिस चीज़ के लिए हम रैप बनाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे उसको इस तरीके से इसके साथ बाइंड कर देते हैं। ये भी डेटा बाइंडिंग ही कहलाती है एक तरीके से रैफ के केस में, लेकिन ये इस तरह होता है, वैल्यू के बजाय हम रैफ लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब रैफ कर दिया, अब अगर मुझे इससे वैल्यू गेट करनी है, अब इसमें क्या है कि ऑन चेंज वाला हिसाब नहीं है, यानी कि मीन्स के हर की प्रेस करने पे मेरे पास वैल्यू नहीं उठेगी, हर की प्रेस पे नहीं उठेगी। यहाँ पे क्या होगा, जब मैं फॉर्म सबमिट करने जा रहा हूँ मुझे उस टाइम पे इसकी वैल्यू गेट होगी। फॉर एग्जांपल, ये ईमेल रेफ मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है, मैं इसको यहाँ से भी हटा देता हूँ। अब मुझे जब मैं जितने भी मैं ईमेल पे कोई भी चीज़ यहाँ लिखता रहूँगा ना, मुझे कोई वैल्यू गेट नहीं होगी इसकी। मुझे वैल्यू कब मिलेगी, मुझे वैल्यू जब मिलेगी जब मैं फॉर्म सबमिट करने जा रहा हूँ। और मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, ये सारी चीज़ें यहाँ से कर देता हूँ कॉमेंट। ये हमारी स्टेट का पार्ट था, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। यूजिंग यूज स्टेट, ठीक है जी। और अब हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं यूजिंग। अच्छा, ये आप लोग मुझे बताएं, ये स्टेट वाला क्लीन ही कर दूं यहाँ से या इसको कमेंट रहने दूं? कमेंट में अंदर सर। कमेंट रहने दूं, ठीक है। बात और ये रेफ जो है ये हमारी वन वे बाइंडिंग है, टू वे बाइंडिंग होगी? जिस तरह यूजर्स यूजर्स नहीं, ये डेटा वन था वे हमारे पास। बाइंडिंग है, ये वन वे बाइंडिंग सही होगी, है, सही है, सही ठीक है। है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे वैल्यू कैसे मिलेगी इसकी, क्योंकि यहाँ ऑन चेंज का तो कोई हिसाब ही नहीं है, ऑन चेंज पे कोई फंक्शन कॉल नहीं हो रहा कि हर की वैल्यू उठाए। यहाँ वैल्यू ऐसे मिलेगी, आपने बस रैप को बाइंड कर दिया। अब हर की पे नहीं मिलेगी, आप जब फॉर्म सबमिट करने जा रहे होंगे ना, उस टाइम ये जो इनपुट में करंट कुछ पड़ा हुआ होगा वैल्यू, वो उठा के ला देगा। किस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ ना, ये मैंने ईमेल रेफ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आके यूज़ करूँगा इस ईमेल, सॉरी, ईमेल रेफ जो उठाया मैंने वो। अब इसके अंदर ईमेल रेफ के अंदर मुझे क्या मिल रहा था, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा था, अभी देखा था हमने, उसके अंदर एक करंट की प्रॉपर्टी थी, तो मैं वही उठा लूँगा, ईमेल रेफ डॉट करंट। चेक करते हैं कि इसके अंदर मुझे क्या रिसीव हो रहा है फॉर्म सबमिट के टाइम पे। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आया भाई, मैंने कुछ भी लिखा यहाँ ईमेल के अंदर, मैं फॉर्म करने जा रहा हूँ सबमिट, तो देखें करंट में क्या पड़ा मेरे पास, सर वो पूरा पूरा एट्रीब्यूट के इनपुट। अब आगे याद आया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इसी में तरह कैसे आता यूज़ था, होता था, बिल्कुल। तो जी जी। बिल्कुल उस तरीके से वर्क कर रहा है। अब समझें कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ही आपने एक तरीके से लगाया। अब अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो करंट डॉट वैल्यू। वैल्यू कर देंगे इसको सिंपल। चेक करते हैं ज़रा इसको, मैं यहाँ पे आया, आ गई वैल्यू। तो इस तरीके से यस आपके सर। पास रैप जो है वो वर्क कर रहा होता है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप या तो रैप यूज़ करें या आप जो है वो बेसिकली स्टेट यूज़ करें। लेकिन यूज़ रैप नॉर्मली अगर आप देखें ना, इनपुट्स से डील करने के लिए नॉर्मली लोग ये यूज़ स्टेट ही यूज़ करते हैं। यूज़ रैप जो है बेसिकली ये आपने जहाँ भी कोई इस तरह किसी भी एलिमेंट को पर्टिकुलरली पकड़ना है आपने, तो बस आप इसको वहाँ यूज़ करेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट और गेट एंड आईडी हम एचटीएमएल में जब यूज़ करते थे, जावास्क्रिप्ट में जब मुझे किसी को टारगेट करना होता है उसकी आईडी से, तो यहाँ भी यही सीन है, यहाँ यही केस है कि आप जो है वो किसी भी चीज़ को अगर आपने ग्रैब करना है तो आप इसको रैप को यूज़ कर लें, वरना बेहतर ये है कि इनपुट वगैरह के लिए आप यूज स्टेट से ही काम चला लें। लेकिन इनपुट में भी अगर आप लगा लें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन कोड इस यूज स्टेट से ज़्यादा कम कोड में काम हुआ है मेरा, ना मुझे कोई फंक्शन बनाना पड़ा, ना मुझे कुछ और काम करना पड़ा, यूज स्टेट से बहुत ही कम कोड के अंदर मैंने इनपुट से वैल्यू गेट करी है। तो ये मेरे पास होता है यूज रैफ। ये यहाँ पे ऑन चेंज हैंडलर भी नहीं लगा ना उसमें, इनपुट पे। वही तो कह रहा हूँ, तो इनपुट पे मैंने यूज कोई भी स्टेट में फंक्शन लगा कॉल था। नहीं किया, तो यहाँ पे बहुत ही कम कोड में मेरा काम हो गया। तो ये मेरे पास यूज़ रेफ है। अच्छा, ये तो हमारे पास बेसिकली एक नया हुक हमने सीख लिया यूज़ रेफ, आई होप क्लियर हो होगा। अब जैसे ईमेल का मैंने किया, पासवर्ड का भी आप लोग कर लेंगे, हो जाएगा, मैं करके दिखा दूँ? हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। ठीक है, तो पासवर्ड बिल्कुल सिंपल इस तरीके से आप पासवर्ड रेफ कर देंगे, उसको बाइंड करेंगे और डॉट करंट डॉट वैल्यू से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे।
अब हमारे पास जो आज का एक टास्क है वो हमें क्या है कि बेसिकली हमने स्टेट पढ़ लिया था, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्लास का टास्क था वैसे तो, लेकिन अभी अभी आपको मैं दूंगा, आप घर से करेंगे इसको, मैं थोड़ा समझा दूँ किस तरीके से होगा। हमें यहाँ पे बनाना है एक अदद काउंटर स्टेट को यूज़ करते हुए। कौन आया है मीटिंग के अंदर भाई? वर्ड काउंटर सर। नहीं, वर्ड काउंटर नहीं। ये हमारे पास जैसे कि आपके पास जैसे तस्बीह, डिजिटल तस्बीह होती है आपके पास, जी जी जी। प्लस और माइनस के बटन होते हैं। हम प्लस करेंगे तो वो जो है वो प्लस प्लस होता रहेगा, अगर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस होता रहेगा। इस तरीके का कुछ हमें काउंटर बनाना है यहाँ पे। मैं आपको सर इसका, हाँ बोलो। ये यूज स्टेट से ही बनाना है। जी जी, यूज यूज स्टेट स्टेट से। से, यूज स्टेट से ठीक है बनाना सर। है। ठीक है। मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि एक एग्जाम्पल ना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए किस तरीके से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर ये तो रिडक्स से बना हुआ है, लेकिन अभी आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि रिडक्स से, जिससे भी आपको सिर्फ यूआई दिखा रहा हूँ, फंक्शनैलिटी दिखा रहा हूँ। आपने ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। और ये आपका टास्क होगा। मैं तो आपको सिर्फ वैसे जनरल बस फंक्शनैलिटी वाइज बताऊंगा, लेकिन आपने इसका एक अच्छा सा प्रॉपर यूआई बनाना है, बहुत अच्छा सा, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट का पार्ट है ये। तो एक अच्छा सा यूआई बना के मुझे डिस्प्ले करवाइएगा, दिखाइएगा ये प्रोजेक्ट, ठीक है। फंक्शनैलिटी क्या है कि इनिशियल जब आप आएंगे ये बिल्कुल जीरो पर होगा। मैं इसको प्लस करता रहूँगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। प्लस करता रहूँगा तो ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, माइनस करता रहूँगा तो डिक्रीमेंट होता रहेगा यहाँ पे। अभी ये माइनस में भी जा रहा है, लेकिन हमें आपको कुछ कंडीशन वगैरह लगानी पड़ेंगी कि ये जीरो पे आके रुक जाए, माइनस पे ना जाए। सही है। ठीक है सर। अभी परेशान नहीं हो, बस देख लें, मैं आपको इसकी फंक्शनलिटी दिखाऊंगा किस तरीके से काम हो रहा है ये। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं, इसी को स्टार्ट करते हैं। काउंटर किस तरीके से हमारा बनेगा, मैं यहाँ पे आता हूँ सिंपल ऐप डॉट जे एस के अंदर आके मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये हमारा अबाउट पेज ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आके एक न्यू हम बना लेते हैं कंपोनेंट, आके चीज़ें आसान रहें। मैं यहाँ पे बनाता हूँ भाई एक अदद काउंटर। काउंटर के अंदर आके हम एक फ़ाइल बनाते हैं, काउंटर डॉट जे एस एक्स। सही है। और सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम इंपोर्ट करते हैं भाई रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन बनाते हैं, यानी कंपोनेंट बनाते हैं, कॉन्स्ट काउंटर इज इक्वल्स टू, ठीक है। और एक्सपोर्ट कर दूंगा इसको काउंटर। और ये बेसिकली क्या करेगा, क्योंकि कंपोनेंट है तो रिटर्न करेगा एक अदर जे एस एक्स। और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं कि भाई काउंटर, चेक करते हैं कि ये मेरे पास वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। उठाना है इसको भाई, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से। मैं आता हूँ, इंपोर्ट करो भाई काउंटर को इस तरीके से। और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ काउंटर, चेक करते हैं। आ गया काउंटर हमारे पास, तो इसका मतलब प्रॉपरली लिंक वगैरह चीज़ें हुई हैं। सबसे पहला काम देखें डेवलपमेंट, मैं जावास्क्रिप्ट में भी मैं ये चीज़ बताता हुआ आया हूँ आप लोगों को। अभी भी वही बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप ये कि आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं, देखें जो सारी फाइल्स वगैरह आपस में लिंक हुई हुई है प्रॉपर तरीके से, बाद में डेवलपमेंट पे जाएं। पहले लिंकिंग चेक करें हमेशा चीज़ों की, क्योंकि ये ऐसे मसले होते हैं जो कोई एरर शो नहीं करते, कुछ भी नहीं शो करते, लेकिन आप सर खुजाते रहेंगे कि यार ये मेरा आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। तो पहले फाइल चेक करें। अब जैसे भी हमारे केस में कंपोनेंट है, तो पहले ये चेक करेंगे यार कंपोनेंट प्रॉपर जो है मेरा रेंडर हुआ है कि नहीं हुआ। सही है, पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी सर, आ रही है। ठीक है। सर आ रही है। आ रही आ रही। भाई हाँ हूँ करते रहो थोड़ा, ताकि पता लगे मुझे कि आवाज़ आवाज़ आ रही है। ओके ओके। अच्छा भाई, कोई और भी आया है? अच्छा, जो ये लेट आ रहे हैं ना, तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा अभी फ़ौरन ही। तो ये टेंशन नहीं लें कि मैम लेट ज्वाइन हुए तो क्लास मिस हो गई, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं भाई काउंटर बनाना अपना। सबसे पहले काउंटर में क्या होगा बेसिकली, एक पूरा ऊपर का हेडर होगा, इस पर हेडिंग लिख के काउंटर, जो आपने पीछे जी बैकग्राउंड तो किया बेसिकली बताया। दो चीज़ हैं। सबसे पहले यहाँ पे वो हेडिंग वगैरह वो तो आप खुद डालिएगा अपने हिसाब से जो भी है। मैं सिर्फ आपको काउंटर की फंक्शनलिटी दिखाना चाह रहा हूँ। काउंटर में हमारे पास क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे अगर हम देखें एक डिव है जिसके अंदर हमारे जो काउंटर जो मेन फंक्शन जो काउंटर है वो उसकी काउंटिंग आ रही है, और दो बटन है सिंपल जो प्लस या माइनस पे उस काउंटर को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे। ऐसी है।
अगर बिल्कुल ऐसा ही मिनिमल, है। बिल्कुल मिनिमल में बात करूँ, मिनिमल चीज़ क्या है इसके अंदर, वो यही चीज़ है भाई। मिनिमल से मिनिमल यही है कि एक डिव है जहाँ काउंटिंग चल रही है और एक दो बटन है जो उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहा है। सही है। अच्छा, अब आते हैं ज़रा, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक डिव लेता हूँ भाई जिसका मैं नाम रख देता हूँ स्क्रीन, यानी जो मेरी स्क्रीन है जहाँ पे मेरे जो है वो डिव मेरा जो है वो बेसिकली यूँ कह लें इसको कि वैल्यू रेंडर होगी। उसके बाद मैं एक और डिव ले लेता हूँ यहाँ पे जिसका मैं नाम दे देता हूँ भाई बटन्स। ये बटन्स हैं, बटन मेरे पास दो बटन्स आएंगे यहाँ पे। और बटन के अंदर अच्छा एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ, आपने सबने जितने भी क्लास में मौजूद हैं आप लोगों ने बूटस्ट्रैप पढ़ी हुई है सबने? जी। कोई ऐसा यस नहीं सर। पड़ी जो हुई बोले कि सर मैंने बूटस्ट्रैप नहीं पढ़ी हुई? नहीं सर, बड़ी भी। सबने पढ़ी हुई है। यस सर। जी। अच्छा, बूटस्ट्रैप हमने मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो वहाँ तो बहुत इजी होता है बूटस्ट्रैप लगाना। किस तरीके से हम सिंपल आते हैं, या तो हम उसका जो CDN है वो अटैच कर देते हैं हम HTML में आके, या दूसरा है कि हम जो है वो उसको इसकी जो स्क्रिप्ट है वो डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके हम फाइल को लिंक कर देते हैं। ऐसी लगती है बूटस्ट्रैप नॉर्मल प्रोजेक्ट के अंदर? जी। भाई यस सर। रिएक्ट के अंदर CDNs का कॉन्सेप्ट नहीं होता। रिएक्ट में कोई भी यस। चीज़ हम इस तरीके से नहीं लगाते, ना यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ता है, हम यहाँ पे हर चीज़ को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल। ठीक है। अब बहुत सिंपल तरीका है भैया, एक काम करते हैं बूटस्ट्रैप लगाते हैं इसको, ताकि आपको बूटस्ट्रैप जो आपने पढ़ी है आपको रिएक्ट के अंदर भी यूज़ करनी है। तो भाई सबसे पहले बहुत आसान तरीका, आप सिंपल यहाँ आए, यहाँ पे आके आप लिखें रिएक्ट स्ट्रैप। सही है। पहला लिंक आपके पास आ रहा है, इसको ओपन कर लें। ठीक है, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आपको एक रिएक्ट स्ट्रैप बिल्कुल जैसे बूट स्ट्रैप होती है उस तरीके की लाइब्रेरी होती है रिएक्ट स्ट्रैप। तो यहाँ पे लेकिन उसकी बूट स्ट्रैप आ रही है, हम बूट स्ट्रैप लगाना चाहें तो बूट स्ट्रैप यहाँ पे आ रही है। आप सिंपल क्या करें, इस कमांड को यहाँ से करें कॉपी, ठीक है, npm इंस्टॉल माइनस माइनस सेव बूट स्ट्रैप। तो आप यहाँ सिंपल टर्मिनल ऑन करें अपना और यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लें। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि इस तरीके से ये इंस्टॉलेशन होगी इसकी, इंस्टॉल हो गई। सेकंड स्टेप ये आपको बता रहा है कि भाई आप क्या करें। अच्छा देखें, ये HTML के लिए है, हमारे पास हेड वगैरह हम HTML में नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे रिएक्ट के अंदर काम करें तो हम इस तरीके से बल्कि यहाँ पे एक और चीज़ होती थी, ये रहा। इंस्टॉल करने के बाद हमें ये एक इम्पोर्ट की यहाँ पे एक हमें जो है वो एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखी हुई है। हम क्या करेंगे, ये जो इम्पोर्ट है इसको उठाएंगे, जितनी भी आपकी इम्पोर्ट होंगी वो आप कहाँ करेंगे, अपनी जो मेन फाइल होती है, हमारी मेन फाइल कौन सी है, मेन डॉट मेन डॉट जेएसएक्स। जी एस एक्स। जितनी भी इम्पोर्ट्स हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज की वो सारी की सारी यहाँ होंगी। क्लियर है? बस इतना सा काम आपने करना है, ये आपकी बूटस्ट्रैप लग गई। यहाँ पे चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि भाई बूटस्ट्रैप नहीं लग रही है, नहीं लग रही है। सर यहाँ ये पे अगर बूस्टअप उसी तरह चलेगी जो हम बिल्कुल वही जावास्क्रिप्ट में चलेगी, चलाते थे। बिल्कुल वही चलेगी, सिर्फ वही क्लासेस फ्लूइड लगा देंगे। कंटेनर क्लासेस सारी जो पुरानी है वही बिल्कुल, लगेगी। बिल्कुल ऐसी है। हम चेक कर लेते हैं, अभी एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे एक जो है वो सॉरी कंटेनर नहीं डिव लेता हूँ। यहाँ पे एक क्लास आएगी जिसका नाम था कंटेनर। ठीक है। और यहाँ पे हम एक हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे भाई H1 को, जिसको हम कहते हैं कि भाई काउंटर ऐप। और इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्लास बूटस्ट्रैप में अगर सेंटर करना है तो क्या क्लास होती है किसी भी चीज़ को अगर उसकी अलाइनमेंट सेंटर करनी है? टैग सेंटर। टैग सेंटर होती है भाई। टैग सेंटर, थोड़ी बहुत क्लासेस अप्लाई करके देखते हैं कि लग रही है नहीं लग रही। और बटन्स के अंदर आते हैं, चले हमें इससे ही पता लग जाएगा कि हमारी हेडिंग अगर सेंटर हो रही है इट मीन्स की चीज़ें लग रही हैं और हमारा जो ये सेंट्रलाइज होना चाहिए। सही है, चेक करते हैं। जी हो गई सेटिंग, हमारी हेडिंग सेंटर हो गई। हो गई। यस सही सर। है तो हमारी बूटस्ट्रैप अप्लाई हो चुकी है। अगर आप इंस्पेक्ट करके भी अगर इसको देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको इसकी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ये देखें, टैक्स सेंटर, टैक्स लाइन सेंटर। सही है। तो समझ लो बूटस्ट्रैप हमारी अप्लाई हो गई है। अब सिंपल हम यहाँ पे आते हैं, हम लेआउट बनाते हैं अपना, कि हमारी स्क्रीन हो गई। इसको मैं एक काम करता हूँ, मार्जिन बॉटम 5 दे, सॉरी मार्जिन टॉप दे देते हैं 5, ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए। बटन्स आ गए, बटन्स के अंदर हमारे दो बटन्स होंगे। ठीक है, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। और बटन को हम थोड़ा सा डिज़ाइन करके दे देते हैं BTN, इसको देते हैं यहाँ पे BTN प्राइमरी। और ये क्लास नेम तो सबको पता है ना कि मैं क्या क्लासेस लिख रहा हूँ, ये बूटस्ट्रैप की चीज़ें भाई, ये बताऊँ जी जी कैसे, जी। नहीं यस बता सर। कर जी जी बता जी पता बताऊँ, है। चलो बताएं सर। BTN वार्निंग दे वार्निंग। देते हैं इसको। सही है, चेक करते हैं भाई। अच्छा बटन सही है, ये आ गए दो बटन हमारे पास। आ गए सर।
ठीक है। और अगर आपको क्लासेस याद भी नहीं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप सिंपल यहाँ पर आएँ, बूटस्ट्रैप 5 लिखें यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़, बूटस्ट्रैप को वेरीफाई करने का एक और तरीका है। आपको जो भी चीज़ आप इंस्टॉल करें ना, जो भी चीज़, आपने इस फाइल को विजिट करना है वेरीफाई करने के लिए। क्लियर है? इस बात को याद रख लें। आप कोई भी सही है। कमांड कुछ कुछ भी इंस्टॉल करें, आपने अगर चेक करना है कि यार ये मेरी रिएक्ट की ऐप में हुई है नहीं, आप पैकेज और डिशन के अंदर आ जाए। यहाँ पे डिपेंडेंसी से आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसके अंदर आपकी सारी जो फाइल आप इंस्टॉल करेंगे वहाँ मिलेगी। देखें बूटस्ट्रैप आ गई है। कौन सी बूटस्ट्रैप लगी है भाई? 5.3 लगी हुई है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी जो आप इंस्टॉल करेंगे। अगर आपको क्लासेस याद नहीं है कोई मसला नहीं है, आप सिंपल यहाँ पर आएँ, बूटस्ट्रैप 5, क्या हो गया भाई? मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। इसका मतलब इंटरनेट चल रहा है कोई ये है? जी सर आ रही अच्छा, है। वो लैन कनेक्ट हुआ होगा शायद। हाँ, लैन ही कनेक्ट किया हुआ है मैंने, खाली वाईफाई तो बिल्कुल दबा है। इधर वो हमें पता तो है ना कि बूस्टर 5 में किस आप तरह से सिंपल वो चेक करने बूटस्ट्रैप, डॉक्यूमेंट। हाँ, हाँ वो आप पता सिंपल है। बूटस्ट्रैप पे जाओ, उसकी डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी। वहाँ जाके आपको जो चीज़ें मतलब आप लगाना चाह रहे हो, आप सिंपल सर्च करो और वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। मेरे पास नेट नहीं चल रहा, वरना मैं आपको दिखा भी देता अभी कि किस तरीके से होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। आप जाओगे, आपको डॉक्यूमेंटेशन जी जी सर, वो आता पढ़नी है। आ जाएगी, बहुत ईजी है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज़ होती है, राउंडेड, पता नहीं वर्क करे ना करे यहाँ पे। नहीं, यहाँ नहीं है, वो शायद टेलविंड में करती है। खैर, हम इतना ज़्यादा उसमें नहीं जा रहे। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। यहाँ पे प्लस और माइनस के दो बटन हमारे पास हो चुके हैं यहाँ पे। अब मैं क्या चाह रहा हूँ भाई, इनको बटन्स हैं, मैं चाह रहा हूँ एक तो सबसे पहले ये चीज़ सेंटर हो जाए यहाँ पे, और जो है वो सेंटर करना चाह रहा हूँ बेसिकली मैं इनको। तो बटन वाली अगर, क्लास को करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पे सबसे पहले काम करते हैं। यहाँ पे आता हूँ मैं, एक रॉ लेता हूँ। ठीक है, इस रॉ के अंदर एक बनाता हूँ मैं कॉल, इसको आई थिंक हम कह देते हैं 6 5 कह देते हैं। रॉ पे आके मैं कहता हूँ भाई जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर कर दो इसको। सही है, और ये पूरा टेक्स्ट उठा के मैं ऊपर ले जाता हूँ। सही है, ये सेंटर हो गया ताकि इसकी जो है वो सीक्वेंस में आ गया। अब कॉल 5 जो है यहाँ पे, ये जो बटन्स हैं, इन बटन्स को हम देखते हैं अभी भाई क्या है। इसको भी सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं और टैग सेंटर कह देता हूँ यहाँ मैं अभी डमी के लिए, ताकि मुझे अपना डिज़ाइन दिख जाए। मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है ये। और अच्छा, सीरियस में आपको और रिएक्ट के बटन्स को भी अंदर, सेंटर करेंगे ना। हाँ करेंगे। रिएक्ट के अंदर मैंने आपको इनलाइन स्टाइलिंग बताई थी कैसे होती है। हाँ, आपने जो फर्स्ट क्लास में बताई थी। फर्स्ट क्लास में यस बताई सर थी। बताई हाँ, थी। ये बताई थी। आप सिंपल यहाँ आए, स्टाइल का टैग लिखे हो, यहाँ पे आके आप जो स्टाइल देनी है, जैसे अगर मैं चाह रहा हूँ इसका फॉन्ट साइज़ अगर मुझे बड़ा करना है तो फॉन्ट साइज़ में आऊँगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे 30। ये 30 हो गया, इसको 450 कर देता है। सही है। और बटन्स पे आते हैं भाई, यहाँ भी आके हम लिखेंगे डी फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है जी, और यहाँ पे आके गैप दे देते हैं हम 3 कर देते हैं। सही है, बस आई थिंक ये इनफ है अभी, इतने हमारे डिज़ाइन का पर्सपेक्टिव से सही है। बस ज़्यादा हमें जो है डिज़ाइन पे काम नहीं करना। थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देते हैं इसको। आई थिंक ये सही है। ठीक है भाई, आई थिंक ये इनफ है। जी सर, अब सही है। अब मेन फंक्शनैलिटी आती है कि भाई आपने फंक्शनैलिटी पे किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास एक 0 है। हम क्या करेंगे भाई, इस प्लस पे मैं चाह रहा हूँ कि इंक्रीमेंट हो और माइनस पे इंक्रीमेंट हो। इट मीन्स कि 0 जो है ये कहीं ना कहीं स्टोर होगा, जो हमारा ये वैल्यू है कहीं ना कहीं स्टोर होगी, जो यहाँ पे मैं फिर रेंडर करवाऊँगा। ऐसा है, ऐसा नहीं है? यस सर। अब वो अगर कहीं मुझे स्टोर करनी है तो मैं कहाँ, क्या, किस चीज़ के अंदर स्टोर करूँगा उसको? उसमें ना, स्टेट्स में। स्टेट के अंदर। स्टेट्स में। तो हम सिंपल आते हैं भाई, यहाँ पे यूज़ स्टेट को पहले इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आया, मैंने लिखा यूज़ स्टेट।
ठीक है जी। और कॉन्स्ट मैंने यहाँ लिखा काउंटर इज इक्वल्स टू यूज स्टेट हुआ ये। अच्छा, इनिशियल वैल्यू हम क्या दिखाना चाह रहे हैं भाई अपने काउंटर पे? ज़ीरो। 0। तो ज़ीरो पास कर देंगे यहाँ पे। सर एक सवाल है, जी पूछो। सर रेफ भी यूज कर सकते हैं ना अभी यहाँ पे इसी सिनेरियो में? रेफ यहाँ पे कैसे यूज़ करोगे? एक रेफ इंक्रीमेंट के लिए, एक डिक्रीमेंट के लिए, एक प्लस के साथ लगा देंगे, एक माइनस के साथ लगा देंगे। हाँ लेकिन यहाँ पे पता है हम एक ये दो रैप ले काम करेंगे, लेकिन अभी अगर हम स्टेट लेंगे ना तो हम स्टेट के थ्रू ही एक ही स्टेट में काम हो जाएगा हमारा। अच्छा, समझ रहे हो? रैप दो लोगे लेकिन हम एक ही स्टेट में काम कर लेंगे। सही है। और दूसरी बात ये कि रैफ यहाँ पे आई थिंक रैफ से काम होगा भी नहीं आपका पूरा प्रॉपर, क्योंकि रैफ से आप वैल्यू तो उठा लोगे उसकी। अब अगर मुझे उसको दोबारा इंक्रीमेंट करवाना होगा प्लस पे, तो फिर कैसे इंक्रीमेंट करवाओगे? स्टेट से करना बहुत ईजी है कि आपको स्टेट एक जो फंक्शन भी देता है, स्टेट अपडेटिंग फंक्शन देता है, तो आपको जो भी इंक्रीमेंट करवाना, जो भी वैल्यू चेंज करवानी है, आप उसके अपडेटिंग फंक्शन के अंदर पास करके भिजवा दो। तो यहाँ स्टेट से करना बहुत ईजी होगा इसको। सही है? क्लियर है भाई? सर यस मैं सर। 2 मिनट में आ रहा हूँ जरा। सही। अच्छा जी, काउंटर हो गया, सेट काउंटर हो गया। अब ये जो काउंटर की वैल्यू है भाई, मुझे क्या करना है? अभी मैंने हार्ड कोड रखा हुआ है ज़ीरो, मुझे हार्ड कोड नहीं चाहिए, मुझे इसको यहाँ दिखाना है। तो मैं काउंटर को यहाँ पास कर दूंगा इस तरीके से। चेक करते हैं भाई प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है जी, ज़ीरो हमारे पास हार्ड कोड नहीं है, अभी ये स्टेट से आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको इंक्रीमेंट करूँ, तो प्लस और माइनस के ऊपर मुझे दो बटन्स पे कोई फंक्शन लगाने होंगे। किस तरह कोई इवेंट वगैरह लगाना पड़ेगा ना इवेंट, या नहीं लगाना पड़ेगा? यस सर, लगेगा। ऑन क्लिक लगेगा। यहाँ पे ऑन ऑन क्लिक पे क्लिक। आएगा भाई इंक्रीमेंट काउंटर हैंडलर, और ऐसे ही डिक्रीमेंट पे भी आएगा डिक्रीमेंट काउंटर हैंडलर। ये दोनों फंक्शन बना देते हैं भाई ऊपर जाके हम। स्टेट के बाद टॉप लेवल पे स्टेट रहेगी। मैं यहाँ आया, मैं लिखा कॉन्स्ट इंक्रीमेंट काउंटर हैंडलर, एक फंक्शन बना, और इसी की मैं कॉपी निकाल लेता हूँ। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब इंक्रीमेंट काउंट हैंडलर हमारे पास है। अब इसके क्लिक पे मुझे ये वाली स्टेट को इंक्रीमेंट करना है। तो आपके ख्याल में क्या लॉजिक लिखूँ मैं कि इसकी ये जो स्टेट है इंक्रीमेंट हो जाए? जी हमजा। सर इसमें इफ एल्स से भी हो सकता है काम, और सेट के अंदर भी अगर हम प्लस करवा दें, प्लस प्लस इफ एल्स वैल्यू। से किस तरह करोगे काम? सर अगर एक कंडीशन दे दें, नहीं इस पे तो आपने डायनामिक चलाना है ना, उस पे जी, तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो सर प्लस 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 अगर कर दें हम। प्लस प्लस कर दें, बिल्कुल ऐसी है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, चेक करते हैं वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। मैंने इसको किया सेट काउंटर, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ काउंटर प्लस प्लस, ये कह रहे हो आप? यस सर। तो चेक करते हैं। रिलोड किया मैंने इसको, प्लस पे क्लिक किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं है और एरर आ गया। एरर क्या आ रहा है? असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। क्यों आया ये एरर? कांस्टेंट, अच्छा सर, कांस्टेंट क्योंकि मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल। कॉन्स्ट से बनाई हुई है ये, यस सर। इस वजह से एरर आया ये। सही है, यस सर। इसको लेट कर देते हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ है कि अगर चले पहले मैं लेट से करके दिखाता हूँ आपको। रीलोड किया है मैंने, जो लेट्स, अच्छा लेट से ये हो रहा है लेकिन दो क्लिक पे हो रहा है। यस ये सर। देखो, मैंने क्लिक किया, क्लिक कर दिया, नहीं हुआ। मैं दोबारा क्लिक किया, फिर हुआ ये। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? सर प्लस प्लस लगाया, आई थिंक प्लस वन करें अगर हम। प्लस वन अगर कर देंगे तो प्लस प्लस भी तो यही वैसे यही काम करता है, एक प्लस करता है। सर अगर प्लस प्लस काउंटर करें तो फिर? बिल्कुल ऐसी है। पहले इसको मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह काम कर रहा है। प्लस वन अगर करें, प्लस वन बिल्कुल सही चल रहा है, सही है। यस सर। लेकिन उसमें क्या इशू था देखें, आपको मैंने बताया था दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। ये क्या यस सर। करेगा, ये कहेगा भाई कि पहले जो भी काउंटर में वैल्यू पड़ी हुई है ना, पहले वो दिखाओ, बाद में इंक्रीमेंट करना। इसलिए मुझे दो स्टेप के ऊपर अपना इंक्रीमेंट मिल रहा है। जबकि
अगर मैं ये कर दूं यहाँ पे तो ये कहेगा कि भाई पहले इंक्रीमेंट करो आप, फिर इंक्रीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना वो यूआई पे दिखाओ। तो इसको करने पे मुझे एक ही दफ़ा पे मेरा सही आउटपुट मिलेगा, वन क्लिक पे। ये देखो, एक ही क्लिक पे सर चीज़ें चल रही हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट प्लस प्लस जो होता है बाद में और प्लस वन जो आपने उससे पहले लिखा था, दोनों तो एक ही चीज है वैसे। देखें चीज़ एक ही है, दोनों प्लस वन ही करते हैं, लेकिन प्लस आपके अगर हम ऐसे सिर्फ जर्नल देखें ना तो जर्नल तो दोनों का काम सेम ही है कि वो भी प्लस वन कर रहा है, काउंटर प्लस वन करूँ और अगर काउंटर प्लस प्लस करूँ वो भी प्लस वन ही कर रहा है। लेकिन अगर थोड़ा इसकी डेप्थ में जाए ना तो ये आता है कि भाई प्लस वन कौन कब करेगा। काउंटर प्लस प्लस जो है ना वो इंस्टेंट प्लस नहीं करेगा, वो पहले कंसोल करवा देगा काउंटर में जो भी ओल्ड वैल्यू पड़ी हुई होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। जबकि काउंटर प्लस वन क्या करेगा, वो कहेगा भाई काउंटर में पहले प्लस वन करो फिर इंक्रीमेंट दिखाओ, इसलिए काउंटर प्लस वन से हमें आंसर सही मिल रहा है और काउंटर प्लस वन से आंसर गलत मिल रहा था। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, प्री इंक्रीमेंट कर दें, तो हम इसको बता रहे हैं कि भाई पहले जो है ना जो भी तुम्हारी ओल्ड वैल्यू है पहले उसके अंदर जो प्लस वन करो यूजर ने जो कहा है, उसके बाद काउंटर को यूआई पे लेके जाओ। तो ये मसला यहाँ इससे हल हो जाएगा हमारा। और एक और चीज़, अगर आपने इसको कॉन्स्ट से अगर बनाया हुआ भी है, आप नहीं चाह रहे लेट करूँ उसको, तो आप क्या करोगे, अगर ये वाली अप्रोच यहाँ मसला करेगी कॉन्स्ट के केस में, आप अगर काउंटर प्लस वन करोगे यहाँ पे तो ये वाली अप्रोच यहाँ पे कोई मसला नहीं करेगी, ये परफेक्ट चलेगा यहाँ पे। क्लियर है? यस सर। कोई सवाल? इसको क्लियर मैं है सर। प्लस प्लस कर देता हूँ यहाँ पे और इसको लेट ही कर देता। अब माइनस में क्या होगा डिक्रीमेंट के केस में, यही यही लॉजिक लगेगी, बस सिंपल वो माइनस माइनस कर यस देगा। सर। यही होगा, माइनस माइनस। चेक करते हैं ज़रा, ये प्लस प्लस हो रहा है 1 2 3 4 5 6 और ये माइनस भी परफेक्ट चल रहा है, लेकिन ये माइनस में भी जा रहा है, मुझे इसको रोकना है। कैसे रोकूं इसको? सर रीसेट कंडीशन से नहीं लगानी रोक, होगी। क्या कह रहे हो? कंडीशन ही लगेगी सर। कंडीशन लगाएंगे, इफ एल्स के चेक लगाएंगे कि भाई हमें इसको भाई क्या रोकना है इसको। तो कैसे लगाएंगे, हमें पता है हमारी वैल्यू काउंटर में आ रही है, काउंटर जो स्टेट है उसके अंदर आ रही है, तो हम यहाँ इससे ऊपर एक इफ चेक लगाएंगे। मैं बोलूँगा कैसे, मैं बोलूँगा कि भाई अगर मेरा जो काउंटर है उसकी जीरो में वैल्यू छोटा हो जाए अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर तो देन इक्वल टू ज़ीरो कर देता है इसको, जीरो दिखा। ठीक है। बल्कि नहीं, एक काम, हमें इसको माइनस माइनस करना है ना, नहीं हमें इसको ज़ीरो से पहले रोकना है। तो मैं इसको यूँ कहूँगा कि अगर मैं ये कंडीशन रखता हूँ यहाँ पे कि अगर मेरी वैल्यू सही। ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी अगर वन है तो माइनस माइनस होके आ जाएगा, लेकिन ये आई थिंक कंडीशन मसला करेगी, दोबारा उस पर चेक करते हैं। ज़ीरो है, ये माइनस वन तक जाएगी, समझ रहे हैं बात, क्योंकि ज़ीरो पे आके भी कंडीशन चल रही है ना। अगर इसको मैं ग्रेटर देन ज़ीरो करूँ तो आई थिंक ये सही हो जाएगा। ये देखें अब नहीं चल रहा है, 1 2 3 4 5 माइनस किया मैंने, अब ये रुक गया आके, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि अगर जीरो भी है उस पर भी वो माइनस माइनस चलाएगा, डिक्रीमेंट चलाएगा। क्लियर है बात? जी। कोई सवाल यहाँ तक, किस कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर। अब ये प्रॉपर एक अच्छा सा यूआई बनाना है आपने HTML CSS को यूज़ करते हुए, उस पर आपने ये काउंटर चलाना है। आपको बूटस्ट्रैप भी लगाना सिखा दिया आज के भाई, कैसे बूटस्ट्रैप लगेगी यहाँ पे, तो बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए स्टाइलिंग करें अच्छा सर ये सा। वाली दोबारा कंडीशंस रिपीट करिएगा कि वो उसको मैं जो कर अपने देता हूँ दोबारा इसके नीचे जो लगाई है, मतलब। ये वाली। जी यही वाली। जी ये। देखें मुझे पहले तो देखें मैं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं चाह क्या रहा हूँ भाई, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ही जो काउंटर की वैल्यू है ना वो ज़ीरो पे आके रुक जाए। अगर मैं ज़ीरो के बाद दोबारा बोलूँ माइनस माइनस करने का कि एक माइनस करो, वो ना करे, इट मीन्स कि मुझे अपना काउंटर ज़ीरो पे रोकना है आके। वो कैसे रुकेगा, मुझे पता है कि मेरी जो स्टेट आ रही है काउंटर में आ रही है, ऐसी है। जी। तो अब मैंने इसको कहा कि भाई ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाने से पहले मैंने एक चेक लगा दिया कि अगर तो काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, इट मीन्स कि वन तक, अगर तो वन तक अगर हो, यानी कि सॉरी ज़ीरो से बड़ी है, ज़ीरो से बड़ी का मतलब क्या है, वन भी हो सकती है, टू भी हो वन। सकती है, यानी कि हमारी सही बॉटम सही लाइन वन है। जीरो। अगर वन सही तक है। है तो तुम सिर्फ डिक्रीमेंट करो एक, अदरवाइज हम डिक्रीमेंट नहीं करना। अब अगर ये सही है। वैल्यू सही ज़ीरो होती है तो डिक्रीमेंट पे जाएगा नहीं, ऐसा बाहर निकल जाएगा। सही। सही है भाई, कोई सवाल? क्लियर। ये आपके पास सिंपल एक काउंटर बन गया छोटा सा।
तो ये इसको अच्छा सा बनाइएगा भाई प्रॉपर तरीके से। अब आज हमें जो चीज़ पढ़नी है वो हमारे पास जो है वो चीज़ है, उसका नाम है प्रॉप। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक प्रॉप्स है। प्रॉप्स क्या होते हैं भाई, कोई किसी को आइडिया है थोड़ा बहुत? क्यों क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्या काम है इनका भाई? जी सर हमजा। ये कंपोनेंट पास के लिए यूज होता है, मतलब कंपोनेंट पासिंग के लिए यूज होते हैं प्रॉप्स जो है। कंपोनेंट पासिंग। यस सर, मतलब एक फाइल से दूसरी फाइल में कंपोनेंट पास करना है, उसके सिर्फ लिए यूज किया कंपोनेंट? जाता है। सर कंपोनेंट भी होता है, और इतना ही फिलहाल तो याद आ रहा है मुझे। देखें सही, तकरीबन सही बताया काफ़ी हद तक आपने। प्रॉप्स का जो काम है ना रिएक्ट में, वो बिल्कुल सेम काम है जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस आपने पढ़े। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस पढ़े होंगे आपने यकीनन। यस सर। तो जो जावास्क्रिप्ट में पैरामीटर और आर्गुमेंट्स काम करते हैं, वही काम रिएक्ट के अंदर प्रॉप्स करते हैं। बस इतनी सी बात है। अब मुझे ये बताएं कि अभी रिएक्ट को छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, मुझे ये बताएं कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर या आर्गुमेंट भिजवाते हैं, क्यों भिजवाते हैं, जी उसका क्या रीज़न होता है? जावास्क्रिप्ट पढ़ के आ रहे हैं आप लोग सब। सर, वैल्यू गेट करने के लिए और अरे, पास करने के कहाँ से? लिए, या जब जहाँ कॉल हो रहा होता है देखें मैं आपको बताता हूँ। फंक्शन, जहाँ से हम पैरामीटर्स और फंक्शन कॉल कर। आर्गुमेंट, मैं बता रहा हूँ, सुन लें। पैरामीटर और आर्गुमेंट का जो केस होता है ना जावास्क्रिप्ट में, हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं अगर मुझे, आपको पता है कि अगर फंक्शन के अंदर कोई चीज़ बनी हुई है, कोई अगर फॉर मैंने कोई वेरिएबल के फंक्शन के अंदर बनाया है, वो मुझे उस फंक्शन के अंदर ही मिल पाएगा। क्या मैं बाहर उसको एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं। नहीं कर नहीं सकता। सर। जो चीज़ फंक्शन के अंदर बनी है वो फंक्शन के अंदर ही मिलेगी। तो अगर मैं कोई चीज़ मेरे पास फंक्शन से बाहर है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको फंक्शन के अंदर भिजवाऊँ, या कोई चीज़ फंक्शन के अंदर बनी हुई है मैं चाह रहा हूँ उसको मैं फंक्शन के बाहर भी भिजवा सकूँ, तो उसके लिए मेरे पास आते हैं पैरामीटर और आर्गुमेंट। यानी इन शॉर्ट अगर मैं ये बोलूँ कि ये डेटा को पास करने के लिए काम में आते हैं, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के अंदर या फंक्शन के बाहर अंदर बाहर कर जो डेटा भिजवाने में काम में आते हैं, तो ये पैरामीटर आर्गुमेंट होते हैं। ऐसी है। सही। रिएक्ट के अंदर भी भाई प्रॉप्स का वही काम होता है। अगर एक कंपोनेंट से मुझे कोई भी डेटा दूसरे कंपोनेंट में भिजवाना है, तो मैं यहाँ पे प्रॉप्स का इस्तेमाल करता हूँ। अब ये किस तरीके से प्रॉप्स वर्क कर रहे होते हैं, आइए ज़रा समझते हैं इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई, मैं इसको प्रॉप्स को समझाने के लिए एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ। ये काम करते हैं, हम नया नहीं बनाते, कॉन्टैक्ट पेज हमने बनाया था ना यहाँ पे, इसी को यूटिलाइज कर लेते हैं। बल्कि एक काम करते हैं, नया कंपोनेंट बना लेते हैं ताकि चीज़ें सेपरेट रहें। मैं यहाँ लिखता हूँ भाई लर्निंग प्रॉप्स। एक फ़ाइल बना लेते हैं यहाँ पे हम, लर्निंग प्रॉप्स डॉट जे एस एक्स, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे, कॉन्स्ट। सर एक सवाल है। सर इसमें ये इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट है ना प्रॉप्स के अंदर, कि पेरेंट टू चाइल्ड का पास कर सकते हो, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं। चाइल्ड टू पेरेंट कह सकते हो, लेकिन डिफरेंट है थोड़ा सा। इनहेरिटेंस कह सकते हो कि पेरेंट टू चाइल्ड कर सकते हो, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पे चाइल्ड टू पेरेंट भी करेंगे। ठीक है सर। रिएक्ट इटसेल्फ कोई तरीका नहीं प्रोवाइड करता है कि चाइल्ड टू पेरेंट किस तरह प्रॉप पास करें। रिएक्ट की अपनी डॉक्यूमेंटेशन में कोई इटसेल्फ उसका कोई बिल्ट इन तरीका नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे खुद से लॉजिक्स बना बना के हम इस तरह काम करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी अभी समझ में आ जाएगा आपको ये इसकी क्या है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मैंने कर दिया भाई यहाँ पे लर्निंग प्रॉप्स को, सही है। इसको मैं यहाँ पे आता हूँ, रिटर्न करवाते हैं भाई हम यहाँ पे आके एक अदद h1, जिसको मैं कह देता हूँ लर्निंग प्रॉप्स। यहाँ सेव कर दिया मैंने, इसको यहाँ से उठाया, ऐप डॉट जे एस के अंदर आ गया, काउंटर मैंने कमेंट कर दिया यहाँ पे, इंपोर्ट लर्निंग प्रॉप्स हो गया, और यहाँ आके इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, आया क्यों नहीं है? लर्निंग प्रॉप्स
केस टू भाई। ओके, मैंने गलत बना दिया कंपोनेंट क्या कोई? ओके सही है। देखिए मुझे एरर दे दिया इसने, मैंने कैपिटल नहीं बनाया इसने मुझे एरर दे दिया। तो कंपोनेंट कैपिटल बनाना है हमेशा में। ऐप डॉट जे एस में आ जाओ, कॉपी कॉपी, ठीक है ये यहाँ पे आ गया। अब इस लर्निंग प्रॉप्स के अंदर क्या है मेरे पास, एक और कंपोनेंट है जिसे मैं नाम देता हूँ सब हेडिंग, या इसको सब हेडिंग नहीं कहते, इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे हेडिंग कंपोनेंट डॉट जे एस एक्स। सही है। मैं आता हूँ इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसको यहाँ कर देता हूँ हेडिंग कंपोनेंट, और यहाँ पे भी ये कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ भी आके इसको सेव किया मैंने। अब हेडिंग कंपोनेंट को मैं देखें कॉल कहाँ कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बंद कर देता हूँ, तो देखते जाएगा मैं हायरार्की किस तरीके से बना रहा हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना सबको? पहले ये बता दें मुझे। जी आ यस रही है सर। सर। सही है, ठीक है। अब लर्निंग प्रॉप्स के अंदर आके मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। किसको कॉल कर रहा हूँ? इंपोर्ट कर दो भाई हेडिंग कंपोनेंट को, ठीक है। डॉट फॉरवर्ड स्लैश, ओके एक मिनट क्या हो गया, डॉट, ये मैंने एक मिनट कंपोनेंट गलत बना दिया क्या? हेडिंग कंपोनेंट होगा, अच्छा ये कंपोनेंट होगा ये। सही है, इसको सेव करते हैं, लर्निंग प्रॉप्स के अंदर आ जाओ और हेडिंग कंपोनेंट कॉपी, ठीक है। यहाँ मैंने कॉपी किया इसको और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दिया। अब मैंने क्या करा, हेडिंग कंपोनेंट को एक लर्निंग प्रॉप्स मेरा पेरेंट कंपोनेंट हो गया और ये इसका चाइल्ड कंपोनेंट हो गया, ऐसी है। यस हाँ सर। ठीक है। जी अब चेक करते हैं ज़रा किस तरीके से आ रहा है हमारे पास व्यू। बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है भाई। लर्निंग प्रॉप्स मेरे पास ये हो गया सबसे बड़ा पेरेंट कंपोनेंट, इसके अंदर मैंने रेंडर करवाया हेडिंग कंपोनेंट को। तो आई थिंक कोई इतनी मुश्किल बात नहीं, समझ में आ रहा होगा क्या करवाया। और क्योंकि इससे छोटा है तो इसको H2 कर देता हूँ मैं, या H3 कर देता हूँ। नहीं लर्निंग प्रॉप्स को नहीं करना, इसको करना है। कोई मसला है यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन? नो सर। H4 कर दो इसको। अब एक और कंपोनेंट है भाई जो मैं इसी के अंदर बना रहा हूँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है, सब हेडिंग डॉट जे एस एक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कॉपी करा इसको मैंने, यहाँ पेस्ट कर दिया और पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है जी। सब हेडिंग कंपोनेंट है, इसको मैं अब लर्निंग प्रॉप्स के अंदर मैंने कॉल किया हेडिंग कंपोनेंट को। अब हेडिंग कंपोनेंट के अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ अपने इसको 6 कर देते हैं सब हेडिंग कंपोनेंट को। तो उठाना पड़ेगा पहले, इसको इंपोर्ट करो भाई सब हेडिंग को। कॉपी किया इसको मैंने और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सब हेडिंग के अंदर आके इसको H4 नहीं बल्कि H6 कर दिया। अच्छा ये हायरार्की समझ में आ गई? यस सर। सिंपल। एक ये हमारा मेन पेरेंट कंपोनेंट है जिसका नाम है लर्निंग प्रॉप्स। इस कंपोनेंट के अंदर मैंने कॉल किया हेडिंग कंपोनेंट को, या इसको मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ आपके लिए, चीज़ें मुश्किल ना हो जाए। इसको कंपोनेंट ए कह देते हैं। कंपोनेंट ए के अंदर मैंने हेडिंग को कॉल करा है, तो इससे मैं कंपोनेंट बी कह देता हूँ और इसे मैं कंपोनेंट सी कह देता हूँ। कंपोनेंट ए के अंदर आते हैं भाई, जहाँ जहाँ लर्निंग प्रॉप्स है वहाँ कंपोनेंट ए कर दो और इसको सेव कर दो। कंपोनेंट बी में आते हैं, जहाँ हेडिंग कंपोनेंट है
कंपोनेंट बी कर दो उसको, सॉरी यहाँ नहीं होगा, कंपोनेंट सी होगा यहाँ तो। सही है, और कंपोनेंट सी में आते हैं, जहाँ जहाँ सब हेडिंग है वहाँ वहाँ पे हम ये कर देते हैं। ठीक है, कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट ए के अंदर कंपोनेंट बी कॉल होगा, तो कॉपी कर दो, कंपोनेंट बी हो गया और यहाँ पे कंपोनेंट बी हो गया। ठीक है, कंपोनेंट बी के अंदर कंपोनेंट सी कॉल होगा, ओके। कंपोनेंट ए को मुझे कॉल करना पड़ेगा अपनी ऐप डॉट जेएस के अंदर, इसको पहले इंपोर्ट भी करना पड़ेगा कंपोनेंट्स के अंदर। एक काम करते हैं भाई, इंपोर्ट करो कंपोनेंट ए को, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। ठीक है, सही है यहाँ तक भाई? अब तो थोड़ा इजी हो गया होगा कि किस तरीके से चल रहा है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। सही है। अब ठीक है, यस सर। ठीक है। मुझे करना क्या है भाई, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है जो कि कंपोनेंट ए के अंदर मैंने बनाया है, जिसका नाम क्या है, लेट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लेट कंपोनेंट बी हेडिंग, ये इसका नाम है, आई एम कंपोनेंट बी। सही है, एक वेरिएबल है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास वेरिएबल एक डेटा पड़ा हुआ है कंपोनेंट बी में, मुझे पास करवाना है, लेकिन मसला ये है कि ये मैं बना हुआ मेरे पास कंपोनेंट बी के अंदर नहीं है, कंपोनेंट ए के अंदर बना हुआ है। अब क्योंकि हमने वेरिएबल्स नहीं पढ़े, हमने स्टेट पढ़ी है ना, अब तो वेरिएबल्स के बजाय तो हम स्टेट पे ले लेते हैं, अब वेरिएबल्स नहीं बनाते हैं यहाँ पे, ऐसी है ना भाई। सर एक मिनट, ये जो आपने भी करवाया है पेरेंट टू चाइल्ड, फिर उस चाइल्ड का सब चाइल्ड, ये आपने प्रॉप डीलिंग करवाई है ना? अभी प्रॉप डीलिंग नहीं करवाई मैंने सिंपल अभी कंपोनेंट को दूसरे के अंदर कॉल करा है। प्रॉप डीलिंग पे आऊँगा जब प्रॉप पे आऊँगा, अभी तो मैं सिंपल कुछ ठीक, भी नहीं करवाया, मैं सिर्फ कंपोनेंट को दूसरे के अंदर कॉल करवाया, बस ये करा है मैंने। ठीक है सर, ठीक है, सही है। तो ठीक है सर। अब हमारे पास क्या है कि हम कोई डेटा पड़ा हुआ है, अब कोई डेटा जो भी हो, हमने देखा था लास्ट टाइम भाई, अब वेरिएबल नहीं लेते हम यहाँ पे, रिएक्ट के अंदर हमें क्या लेना होता है, स्टेट। ऐसी है ना भाई, लास्ट टाइम पढ़ा था कि अब कोई, अब यहाँ पे वेरिएबल कोई चलते नहीं है वर्चुअल डॉम पे, तो हमें यहाँ पे स्टेट से काम करना पड़ता है। यस सबसे सर। पहले यहाँ से आते हैं, स्टेट उठा लेते हैं एक, यूज स्टेट लिया मैंने, और यूज स्टेट, इनिशियल स्टेट मेरी क्या है भाई, ये रही, सॉरी, इनिशियल स्टेट मेरी भाई ये है, आई एम कंपोनेंट बी। और मैंने यहाँ लिखा भाई लेट, और यहाँ पे मेरा आ गया हेडिंग कॉमा सेट हेडिंग। सही है, और ये मेरे पास यहाँ पे आ रही है। अब हेडिंग के अंदर मेरे पास जो है वो ये पड़ी हुई है, लेकिन मेरा मसला ये है कि ये स्टेट बनी हुई कंपोनेंट ए के अंदर बनी हुई है, तो मुझे कंपोनेंट बी के अंदर तो मिल नहीं पाएगी क्योंकि बनी हुई कंपोनेंट ए के अंदर है। ऐसी है ना भाई, तो इसको मैं कंपोनेंट ए के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ सिर्फ, ऐसा है ऐसा नहीं है? यस सर, ऐसा ही है। ऐसा ही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कंपोनेंट बी में मैं इसको डेटा को कंपोनेंट बी के अंदर भिजवाना चाह रहा हूँ, तो भाई कैसे भिजवाऊँ? अब अगर मुझे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कोई डेटा भिजवाना है, मैंने वर्ड यूज़ किया डेटा का। अब ये डेटा कोई स्टेट भी हो सकती है, ये डेटा कोई दूसरा कंपोनेंट खुद भी इटसेल्फ कंपोनेंट भी हो सकता है, ये डेटा कोई फंक्शन भी हो सकता है, ये डेटा कुछ भी हो सकता है। सही है, ये डेटा डेटा कुड बी एनीथिंग, डेटा कुछ भी हो सकता है, सिर्फ स्टेट नहीं होगी। मैं अभी आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए स्टेट लेके दिखा रहा हूँ। अब सवाल ये कि भाई भिजवाएं कैसे, कंपोनेंट बी के अंदर भिजवाना है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, जिस जिस चीज़ को हम HTML के अंदर एट्रीब्यूट कहते हैं, अगर हम कोई HTML टैग में, कोई ओपनिंग टैग में कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर या आईडी या प्लेस होल्डर जैसे हो गया, इन सबको क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं ना सबको। यस सर। उन तमाम एट्रीब्यूट्स को यहाँ रिएक्ट के अंदर, JSX के अंदर हम कॉल बोलेंगे प्रॉप्स के नाम से। हम क्या उनको बोलेंगे कि प्रॉप है, क्या बोलेंगे, प्रॉप है। बनाते हैं एट्रीब्यूट की तरह ही है, काम भी वैसे ही करता है, लेकिन बस यहाँ पे उनको हम बोलेंगे कि ये एक प्रॉप है। तो मैं करूँगा यहाँ पे एक प्रॉप बनाऊँगा,
मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा भाई HEADING हेडिंग, सही है। और इस हेडिंग के अंदर मैंने क्या करा, जो मुझे भिजवाना है ना वो पास कर दूंगा। मुझे इस हेडिंग के अंदर ये हेडिंग भिजवानी है, तो मैंने इसको पास कर दिया यहाँ पे। अब ये पास तो हो गया। अब सवाल ये कि मुझे रिसीव भी तो करना पड़ेगा बी में फिर, या नहीं करना पड़ेगा? यस सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। रिसीव करना पड़ेगा। और रिसीव कैसे होगा भाई? रिसीव ऐसे होगा कि यहाँ पे जब आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर कुछ भिजवाते हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पैरामीटर होता है जिसे हम कहते हैं प्रॉप्स। ठीक है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी नाम रख दें, नाम का कोई मसला नहीं है, लेकिन हम चूंकि कोड समझ में आया, इजी टू अंडरस्टैंड है, हम प्रॉप्स ही रख देते हैं इसका नाम। ज़रा कंसोल करवाता हूँ मैं, इस प्रॉप में मुझे मिल क्या आ रहा है, चेक करते हैं। मैं रिलोड किया, क्या मिल रहा है मुझे? एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है मुझे जिसके अंदर एक की है हेडिंग के नाम से। और ये हेडिंग कहाँ से आया मुझे बता दे कोई, हेडिंग ये हेडिंग कहाँ से आ गया? IMB। हेलो, जी जी सर। यस सर, पेरेंट्स है। देखें हेडिंग जो आया है ना, ये जहाँ आपने भिजवाया है, जैसे मैंने कंपोनेंट ए के अंदर भिजवाया है, तो ये जो मैंने एट्रीब्यूट का नाम पास किया ना था, ये दो चीज़ें होती हैं। ये है यहाँ पे प्रॉप का नाम, और ये उसकी वैल्यू जो इक्वल टू के बाद होगी राइट साइड को, उससे वैल्यू कहेंगे, ये उसका नेम है। तो जो आपका नेम होगा ना, जिस नेम से आप पास करोगे, ये वो नेम आपको रिसीव हो रहा है। अगर मैं इस नेम को चेंज कर दूँ, मैं लिख दूँ यहाँ पे हेडिंग, और मैं कुछ भी आगे लिख दूँ उल्टा सीधा ऐसे आपको दिखाने के लिए सिर्फ, तो अब आप देखें यहाँ पे मुझे इसका नाम चेंज हो गया। तो जो आपका एट्रीब्यूट, जो आपके प्रॉप का नेम होगा, उसकी वैल्यू की बात नहीं कर रहा मैं, जो भी उसका नेम होगा ना, आपको वो नेम से रिसीव करना पड़ेगा वहाँ पे। तो मुझे हेडिंग से मिल रहा है यहाँ पे, मैंने आपको अभी हमने करके भी देखा, प्रॉप से मुझे यहाँ पे जो मिला, मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला जिसके अंदर मुझे वही चीज़ मिल रही थी एक की वैल्यू पेयर के अंदर, जो मैंने वहाँ से भिजवाई है। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्रॉप्स डॉट करके आप लिखते हैं हेडिंग, जो मुझे हेडिंग मिल रही है वहाँ से प्रॉप्स डॉट करके मैंने हेडिंग लिखा। और मैंने यहाँ पे लिखा लेट, इसको मैं कहीं एक ऐसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट न्यू हेडिंग इज इक्वल्स टू, सही है। और ये न्यू हेडिंग को अब मुझे दिखाना है, तो मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पास कर दूँगा, हो गया मेरा काम। यस सर। समझ में आया किस तरह हुआ ये? यस सर, हेलो प्रॉप के थ्रू। भाई, क्लियर है सबको किस तरह हुआ है, साफ समझ में आ गया? यस प्रॉप के सर, थ्रू आ गया। सिंपल मैंने डेटा भिजवा दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। अब मुझे फॉर एग्जांपल ये डेटा यहाँ भी नहीं चाहिए। अच्छा, इसको ना गेट करने का एक और तरीका है, मैं प्रॉप्स डॉट कर रहा हूँ ना, आप क्या करें, अगर आपको ये प्रॉप्स डॉट करके अच्छा नहीं लग रहा निकालना, तो इसका एक तरीका और है, प्रॉप्स क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, इससे हेडिंग मिल रहा है, आप क्या करें, इस प्रॉप्स को, मैं तीनों तरीके लिख के दिखा रहा हूँ। एक तरीका तो ये है, एक और तरीका क्या, प्रॉप्स डॉट हेडिंग करके आपको नहीं लग रहा अच्छा भाई, इस तरह आपको समझ जो सेंटर अच्छा नहीं लग रहा, आप क्या करें, सिंपल प्रॉप्स को क्या करें, डी स्ट्रक्चर कर लें यहाँ पे इस तरीके से, हेडिंग, और उस हेडिंग को यहाँ पास कर दें। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, डी स्ट्रक्चरिंग पढ़ी है ना जावास्क्रिप्ट में, यस सर। आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक और तरीका, और आपको ये भी अच्छा नहीं लग रहा, आप क्या है, नहीं भाई मुझे इसके अंदर भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो क्या, एक तरीका और क्या है, जिस की से आपने भिजवाया, ये इसकी की है, ये हेडिंग जो लिखा हुआ है ये इसकी की है, और इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू है। जिस की से आपने भिजवाया है ना, आप डायरेक्ट उस की से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर यहाँ प्रॉप्स नहीं करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉप्स हटा के आप एक ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट खोलेंगे, और उसके अंदर डायरेक्टली वो की भिजवा देंगे, और उसको डायरेक्ट इस तरह कॉल करेंगे, तब भी आपका आउटपुट आ जाएगा। ये तीन तरीके हैं आपको प्रॉप्स से वैल्यू गेट करने के। कोई सवाल? नो सर, क्लियर। ये हमजा के अलावा बाकी और जो स्टूडेंट क्लास में रुके हुए हैं, बात तो गया हुआ सर, मैं देख रहा हूँ। तो मैं समझ में आ रहा है, जो दूसरे मार्क के अलावा जो, नहीं सर, अभी देख रहा हूँ, मैं कोड देखूंगा, अभी बीच में आगे पीछे हो गया सर ये सब। चलो कोड देख लेना, भारत रिकॉर्डिंग भी सुन लेना अगर जी कोई जी मसला है। हो तो। अब
मुझे भाई ये जो डेटा है यहाँ नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूँ मुझे डेटा चाहिए कंपोनेंट सी के अंदर। यानी एक डेटा है जो कि कंपोनेंट ए के अंदर पड़ा हुआ है, और जो है वो मुझे अब यहाँ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वो डेटा कंपोनेंट सी के अंदर। तो देखें कंपोनेंट ए, बी और सी, ये हायरार्की किस तरीके से, ए पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है। मेरा जो डेटा पड़ा हुआ है, इसको मैं चेंज करता हूँ, आई एम कंपोनेंट करता हूँ। ये जो डेटा मेरा पड़ा हुआ है ए के अंदर पड़ा हुआ है, ऐसी है। जी मुझे इसको भिजवाना कहाँ है, सी के अंदर। क्या मेरे पास डायरेक्ट कोई तरीका है कि मैं ए से डायरेक्ट सी के अंदर भिजवा दूँ? एक्सपोर्ट करना डायरेक्ट तो नहीं पड़ेगा। है, प्रॉप्ट। देखें मैं एक काम करता हूँ भाई, पेंट पे आता हूँ, इसकी ना कंपोनेंट की हायरार्की समझें ज़रा। मेरे पास सिनेरियो ऐसा है भाई, ये मेरा कंपोनेंट ए है, ठीक है। सही। ये मेरा है कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए के अंदर कंपोनेंट ए के अंदर कंपोनेंट बी है, और इस कंपोनेंट बी के अंदर कंपोनेंट सी है।